हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए दैट मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एवरीवन प्लीज डू कमेंट। अगर आपको लास्ट सेशन में याद हो तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था, और जिसमें हम लोगों ने बेसिकली समझा था कि व्हाट इज़ बेसिकली इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के बारे में हमने पॉइंट देखा था, व्हाट इज़ बेसिकली इकोनॉमी। इकोनॉमी इज़ अ कंसेप्ट इन विच विल ट्राई टू यूटिलाइज economy is a concept in which we'll try to utilize limited resources for the fulfillment of a limited नीड वांट्स और डिजायर, है ना। सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया प्रबंधन या मैनेजमेंट अर्थव्यवस्था कहलाता है या इकोनॉमी कहलाता है, ये हमने देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हमने देखा था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कैपिटल पर फोकस किया जाता है, पूंजी पर फोकस किया जाता है। एनी कॉस्ट व्हाट विल डू विल ट्राई टू जनरेट द कैपिटल। प्रॉफिट के लिए वहां पर काम आपको देखने को मिलता है, लाभ के लिए सभी लोग काम करते हुए आपको देखने को मिलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है, केवल और केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ओनली एंड ओनली प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। केवल और केवल हमें निजी संस्थान या हमें केवल और केवल निजी क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, केवल और केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या निजी क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बट कमी ये रहती है कि लोगों का भला, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो ध्यान में नहीं रखा जाता। यूएस, अमेरिका जो है पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मॉडल माना जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और अगर हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमी क्या थी, तो लोगों का भला ध्यान में नहीं रखा जाता, और मिस्टर एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक के तौर पर माने जाते हैं। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी देखा था। सोशलिस्ट इकोनॉमी में फ्रेंड्स हमने देखा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सोशल या फिर समाज की अगर बात करें, सोसाइटी की अगर बात करें, तो समाज के लोगों या लोगों के भले के बारे में काफ़ी कुछ सोचा जाता है। उसमें केवल और केवल आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता, ये एक सबसे बड़ी कमी थी। और हमने फ़ायदा देखा था कि लोगों का वेलफेयर काफ़ी होता है, तो लोगों का भला काफ़ी होता है इस प्रकार की इकोनॉमी में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण जो है बिल्कुल भी नहीं था, एक खुले बाजार की अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें किसी का भी नहीं नियंत्रण था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूर्णतः नियंत्रण होता है सरकार का, और गवर्नमेंट जो है अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। सरकार इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए आपको देखने को मिलती है। तो सरकार जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से उसका नियंत्रण होता है। रूस की इकोनॉमी की अगर बात करें, रशिया की अर्थव्यवस्था या रूस की अगर इकोनॉमी की बात करूँ, तो रूस की इकोनॉमी उसका सबसे वन ऑफ द बेस्ट मॉडल माना जाता है। और अगर हम बात करें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक के तौर पर, तो मिस्टर कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक के तौर पर माने जाते हैं। बट समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी हमें एक कमी समझ में आई थी। क्या कमी थी? कि भाई लोगों का इतना भला होगा, लोगों का काफ़ी भला होगा कि जो है यहाँ पर लोगों का भला इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ पर जो है सरकार या अर्थव्यवस्था या देशी नुकसान में जाने लगेगा और समस्या होगी। और उसी इन्हीं दोनों कमियों को दूर करने के लिए फिर हमें एक नई टाइप की इकोनॉमी देखने को मिलती है, जिसके बारे में फिलहाल आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। जिसका नाम है जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी? मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर इसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था।
समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करते हुए आपको देखने को मिलेगी ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंट फीचर होगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें दोनों इकोनॉमीज का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। मतलब इसमें जो है आपको जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको मिक्स्ड इकोनॉमी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी फीचर्स देखने को मिलेंगे, उसके भी फायदे नुकसान देखने को मिलेंगे, और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी फायदे नुकसान आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ हमको देखने को मिलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र या फिर इनको हम लोग पब्लिक सेक्टर कह रहे हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ आपको यहाँ पर निजी क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र प्लस साथ ही साथ आपको देखने को मिलेंगे निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र या फिर इनको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो एक ऐसी इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी हो। सार्वजनिक क्षेत्र अगर उपलब्ध है, सार्वजनिक क्षेत्र अगर उपलब्ध है मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अगर उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर लोगों का भला, वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सरकारी संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र है, तो लोगों का भला आपको देखते हुए मिलेगा। ठीक है, सो लोगों का काफ़ी भला होगा। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं, तो इंडस्ट्रीज़ हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, रिसोर्सेज का, संसाधनों का भरपूर उपयोग, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की आपको एक बड़ी खासियत देखने को ये मिलती है कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का बोलबाला होता है। आपको यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, निजी क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, और ये दोनों के दोनों क्षेत्र बेहतरीन तरीके से काम करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात करूँ तो इसकी स्टार्टिंग, है ना, इसकी स्टार्टिंग मॉडल जो है मिस्टर जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स या फिर जॉन मेनार्ड काइंस इस अर्थव्यवस्था के जनक के तौर पर माने जाते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्रों की, इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का भला और दोनों का ध्यान रखा जाता है। और चूंकि दोनों के भले को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, सो दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, वो यहाँ पर ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी, ये इसकी एक खासियत आपको देखने को मिलेगी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भागीदारी से आपको काम होते हुए जो है देखने को मिलेगा, और दोनों का भला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओके, तो दोनों का वेलफेयर या दोनों का भला यहाँ पर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि आखिरकार भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है और इंडियन इकोनॉमी में आपको किस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको समाजवादी नेचर ज़्यादा देखने को मिलता है या पूंजीवादी नेचर ज़्यादा देखने को मिलता है, या हम मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या पहले किस तरीके के थे, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं, जिससे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फोकस करिएगा इसको। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम देखें बिफोर द ईयर 1949, है ना, या 1947 से पहले अगर देखें, आज़ादी से पहले, तो ठीक है, आज़ादी से पहले तो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पर, अंग्रेज़ थे, है ना, और अंग्रेज़ हम पर शासन कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने हम पर बहुत अत्याचार किया, शोषण किया, ह्यूमिलेशन किया, है ना, हम लोगों के साथ काफ़ी कुछ गलत किया उन्होंने। ठीक है, तो वो सब कुछ हमें देखने को मिला, लेकिन वो हमारी हरकतें भी थी कि वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ हमारे साथ गलत होते हुए देखने को मिला। हम ही लोग जाति धर्म के नाम पर लड़ते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो जाति धर्म वगैरह के नाम पर हम लोग लड़ते हैं आपस में, और उसका फ़ायदा पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों ने उठाया था, और उसका फ़ायदा आज की डेट में पॉलिटिशियंस, नेता लोग उठाते हैं। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर हम लोग आपस में मिलजुल कर, है ना, आपस में भाईचारा के साथ अगर रहते हैं, तो वो हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, 1947 के बाद जो है हमें ये समझ में आ चुका था कि जो है सरकार को ये लगा या लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, और लोगों का वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का जितना ज़्यादा भला होगा, लोगों का जितना ज़्यादा वेलफेयर होगा, उतना ज़्यादा जो है अच्छा होगा इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो लोगों की भलाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1947 के बाद से इकोनॉमी की अगर अप्रोच की मैं बात करूं तो 1947 के बाद से हम लोगों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पर इसके बाद हम लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली अप्रोच जो है अपनाई, या फिर हम लोगों ने कौन सी अप्रोच अपनाई, हम लोगों ने अप्रोच अपनाई समाजवादी अर्थव्यवस्था की। हम लोगों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो है अप्रोच जो है वो अपनाई। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अप्रोच अपनाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग फोकस करने लगे कि सोसाइटी में लोगों के वेलफेयर, लोगों के भले के लिए हमें बिल्कुल काम करना चाहिए, और हम लोगों ने लोगों के भले के लिए बिल्कुल काम करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। लोगों के भले के लिए हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब लोगों का भला तो खूब होने लगा। हमें पता है समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर होती है तो लोगों का भला खूब होता है, लोगों का वेलफेयर काफ़ी होता है, लोगों की भलाई के लिए काफ़ी काम होता है। बट आपको पता है इस अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या है? संसाधनों का उपयोग अच्छे से नहीं होता। तो इस समय लोगों का भला तो काफ़ी हो रहा था, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी और हमें अर्थव्यवस्था में संसाधनों को लगातार नुकसान होता जा रहा था। मतलब ये समझिए 1991 में फ्रेंड्स ये नौबत आ चुकी थी कि हमारी अर्थव्यवस्था के हालात बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर थे, और हमारे पास सोचिए 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा का भंडारण बचा हुआ था, जिससे हम बाहर से चीज़ें आयात या इंपोर्ट कर सकते थे। बहुत वर्स्ट इकोनॉमिक सिनेरियो। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करूं इंडियन इकोनॉमी में, तो भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत में आज तक जो सबसे बड़ा हमारे पास जो इकोनॉमिक अपसेट हमें देखने को मिला है वो यही है ना। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे देश में 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है ना। एक तो नेशनल इमरजेंसी होगी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी या राजकीय आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन या गवर्नर रूल भी आप कह देते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। 352, 56, 60 आर्टिकल के अंदर, 360 के अंदर देखने को मिलता फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं लगी है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में 1991 में ऐसे हालात बन गए थे कि हमको ये विचार करना पड़ रहा था कि क्या हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए कि नहीं। सो दैट वाज द टाइम, है ना। वो टाइम बहुत ही क्रूशियल था। अब 1991 में हमारी हालत बहुत ख़राब थी, है ना। ख़राब होने के पीछे कुछ कारण भी थे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। और 1600 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पे अंग्रेज हमारे देश में आए थे, और ये हुआ कि वो बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, और उस मकसद से वो भारत में आए थे, है ना। और धीरे धीरे आपने देखा कि उन्होंने लगभग तकरीबन हमें 200 सालों तक गुलाम बना के रखा। अब वही बात है कि पहले हम एक बार झेल चुके थे, तो हम दोबारा वही गलती नहीं करना चाह रहे थे। तो 1991 में हमने क्या किया, इकोनॉमी को ऑलमोस्ट अपने जो 1947 से लेकर 1991 तक अपनी लगभग बंद अर्थव्यवस्था को हमने अपनी बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह अप्रोच रखी। देखिए, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए, ट्रेड के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, तो इकोनॉमी को भी हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या होती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसा देश जो दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार वगैरह करता है, ट्रेड वगैरह करता है, और अपनी अर्थव्यवस्था को बाकी की दुनिया के देशों के लिए ओपन रखता है, खुली रखता है, जिससे बाहर के देश के लोग आपके देश में आके बिजनेस कर सके, व्यापार कर सके, इसके लिए काम कर सके। तो इसको हम लोग ओपन इकोनॉमी या फिर खुले बाजार की अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से बाहर के देशों के लिए अपने देश के दरवाजे बंद करके रखती है और पूरी तरीके से अपने ऊपर ही निर्भर रहने के लिए काम करती है। तो 1947 से लेकर 1991 तक हमारा अप्रोच कुछ ऐसा ही था कि हम बहुत ही कम लेवल पर जो है बाहर के देशों के साथ व्यापार करते थे। अरे बाहर के देशों को तो छोड़िए, हम अपने देश में लोगों को ज़्यादा व्यापार करने की परमिशन नहीं देते थे। व्यापार की शर्तें बहुत ज़्यादा टफ थी, बिजनेस करना बहुत ही इंडिया में टफ था, है ना। आपको इतने सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवाए जाते थे कि सामने वाला बंदा काम ही नहीं कर पाता था, व्यापारी लोग काम ही नहीं कर पाते थे, है ना। और सरकार लगभग सभी चीज़ों में अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। अगर आप देखेंगे तो 1969 में सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, फिर 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1956 के समय में देश की सभी लगभग इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर LIC बना दिया। तो बहुत कुछ, मतलब सरकार सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाह रही थी, और ऐसा ही उस समय सरकार ने किया। तो गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर दिया। लेकिन 1991 में जब हमारी हालत बहुत ख़राब हुई और वर्ल्ड बैंक और IMF ने हमारे सामने काफ़ी शर्तें रखी कि देखिए, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको अर्थव्यवस्था को अपनी सुधारना है,
तो आपको कुछ मजबूत रिफॉर्म्स, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, कुछ आपको स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे इकोनॉमी के अंदर। और अगर वो आप स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स ले आएंगे इकोनॉमी के अंदर, तभी आपके देश की तरक्की वापस हो सकती है, एंड योर इकोनॉमी कैन ब्रिंग बैक ऑन द ट्रैक। आपकी अर्थव्यवस्था फिर से वापस ट्रैक पर आ सकती है। तो उस समय फ्रेंड्स हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, वो थे मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए कोई याद करे या ना याद करे, बट एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अर्थशास्त्री, 1991 में इन्होंने जो कदम उठाए, जो स्टेप्स उठाए, उसके लिए हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी उनको थैंक्सफुल रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन उस समय काम किया था। और उस समय हमारे देश में हमने अर्थव्यवस्था की नई नीति अपनाई, क्योंकि पुराने समय में जैसा चल रहा था वैसा ही अगर सबको चलता रहता तो अर्थव्यवस्था के हालात और ज़्यादा बद से बदतर हो जाते और हमारी अर्थव्यवस्था में ताला भी लग सकता था। उस चीज़ को सुधारने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ पर हमारे देश में एक नया रिफॉर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, और हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जारी किया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोगों ने देश में इंट्रोड्यूस किया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अर्थव्यवस्था की नई नीति लागू की। अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की नई नीति लागू की। नई नीति लागू की, और इस अर्थव्यवस्था की नई नीति को कहा गया एलपीजी मॉडल, है ना। इसी को पॉपुलरली नाम से जाना जाता है एलपीजी मॉडल। तो देश में हमारे एक नई तरह की अर्थव्यवस्था की नीति हम लोगों ने अपनाई, और इस नई तरह की अर्थव्यवस्था की नीति को हम लोग पॉपुलरली जानते हैं एलपीजी मॉडल के नाम से। ठीक है। सो 1991 में हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि नहीं, अर्थव्यवस्था में जैसा चल रहा है वैसा सब कुछ चलता रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली जो हमारे देश में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, उनके थ्रू भी आपने ये स्टेटमेंट सुनते हुए, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि जो हमें अर्थव्यवस्था के रिफॉर्म्स, जो हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत पहले करने चाहिए थे, आज़ादी की जस्ट बात करने चाहिए थे, वो अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे वो हमने काफ़ी देर में किए। 1991 काफ़ी लेट हो चुका था। आज़ादी के बाद अगर हम करते तो आज की डेट में लगभग हम डेवलप कंट्री ही होते। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमने देर से रिफॉर्म्स किया। सो ये एक बड़ा सेटबैक रहा, और हमने जिस तरीके से ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को जो ओपन नहीं किया, तो वो एक बड़ी समस्या रही, है ना। तो एलपीजी मॉडल जो है हम लोगों ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई। अब ये एलपीजी मॉडल है क्या, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। पहले देखिए इतने पॉइंट्स क्लियर है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, देखिए क्लियर। तो ये आपको देखने को मिला एलपीजी मॉडल, है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एलपीजी मॉडल का फुल फॉर्म पढ़ते हैं और इसकी डिटेल्स देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, एक बार क्लियर तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन बता दीजिए, अदरवाइज चलिए समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हमें बात करनी है एलपीजी मॉडल की। एलपीजी मॉडल, एलपीजी मॉडल में अगर हम एल का मतलब बात करें तो यहाँ पर एल का मीनिंग है लिबरलाइजेशन। Here P stands for privatization. Privatization.
प्राइवेटाइजेशन, एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स, तीन इंपॉर्टेंट कदम लिए गए। यहाँ पर फ्रेंड्स लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण, निजीकरण, एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब है वैश्वीकरण। तो हमने अर्थव्यवस्था की नई इकोनॉमिक पॉलिसी या अर्थव्यवस्था के नए जो है तरीके हमने अपनाए, है ना, और हमने जो रिफॉर्म लाया उसको नाम दिया गया एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इससे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो तीन हमारे महत्वपूर्ण जो रिफॉर्म रहे, मतलब जो हमने नई अर्थव्यवस्था की नीति लाई, उसमें तीन इंपॉर्टेंट पिलर रहे, वो एक पिलर रहे आपके एलपीजी मॉडल। अब सवाल उठता है ये एलपीजी मॉडल आखिरकार क्या रहा, है ना। तो यहाँ पर एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया फ्रेंड्स उदारीकरण, है ना, व्यापार की शर्तों का आसान करना। उदार का मतलब हो गया नर्म या सॉफ्ट या आसान। सो बिफोर द 1991 हमारे देश में, इंडिया के अंदर बिजनेस की शर्तें, व्यापार के जो नॉर्म्स थे, नियम कानून थे, दैट वाज यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत टफ हुआ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। लाइसेंस राज सिस्टम था, कोटा सिस्टम था, तो ये सारी चीज़ें थी, है ना। तो 1991 में सरकार ने ये कदम उठाया कि अब हम हमारे देश में व्यापार की शर्तें आसान रखेंगे, है ना, और जो है एक बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएंगे, व्यापार की शर्तें आसान रहेंगी, कोई उद्योगपति बिजनेसमैन है काम करना चाहेगा तो काम कर पाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी और उससे अर्थव्यवस्था के हालात काफ़ी ज़्यादा सुधरेंगे। तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का सबसे पहला मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना या व्यापार की शर्तों को आसान करना, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सरकार ने फोकस किया, व्यापार की शर्तों को आसान किया। क्या किया हमने? व्यापार की शर्तों को, व्यापार की शर्तों को आसान किया। हमने क्या किया? व्यापार की शर्तों को, व्यापार की शर्तों को आसान किया। व्यापार की शर्तों को आसान किया मतलब हमने स्टार्ट किया इजी बिजनेस नॉर्म्स। इजी बिजनेस नॉर्म्स, व्यापार की शर्तें आसान किया। जब व्यापार की शर्तें आसान होगी, लोग काम करेंगे तो ज़्यादा तेजी से तरक्की हो पाएगी। दूसरा हमें निजीकरण देखने को मिलेगा। निजीकरण मतलब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी घटाई गई और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो निजीकरण में हमने क्या किया? सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी को घटाया गया। और जब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी को कम किया जाता है तो फ्रेंड्स इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को कहा जाता है विनिवेश, है ना। इसी को किस नाम से और हम जानते हैं? इसी को विनिवेश के नाम से जाना जाता है। निवेश मतलब पैसे लगाना, विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी कम करती है, प्राइवेट कंपनियों को, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देती है, तो इसको हम लोग निजीकरण कहते हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं आपका प्राइवेटाइजेशन। और विनिवेश का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी को कम करना।
ठीक है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी कम करना। तो सरकार ने बहुत तेज़ी से निजीकरण किया और प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस भी दिया, सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी भी घटाया सरकार ने। तो इसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण पिलर देखे। क्या देखा? लिबरलाइजेशन में सरकार ने क्या किया? व्यापार की शर्तों को आसान किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन के अंदर निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई। सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों में हिस्सेदारी घटाने से और प्राइवेट कंपनियों से आने से क्या हुआ कि कंपनियों के बीच में आपस में कंपटीशन हुआ, आपस में प्रतियोगिता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जब कंपनियों के बीच में आपस में कंपटीशन बढ़ा, प्रतियोगिता बढ़ी, तो आपको कस्टमर को, जो उपभोक्ता है, उसको अच्छे उत्पाद, उसको अच्छे प्रोडक्ट मिलने लगे। कंपनियों की गुणवत्ता, कंपनियों में जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, या फिर अगर हम कहें जो उनका ये संसाधनों का उपयोग है, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, संसाधनों का उपयोग अच्छे तरीके से होने लगा। तो ये सब चीज़ें होने से हमें ये फ़ायदा मिला कि हमारे यहाँ पर देश की जीडीपी को बढ़ने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद मिली यहाँ से, ठीक। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अभी तक हमने क्या था, 1991 से पहले अपने दरवाजे लगभग जो है बाहर के देशों के लिए पूरी तरीके से बंद कर रखे थे। अब हमने जो है खुले दोनों हाथों से बाहर के देश के लोगों का, बाहर के देश की कंपनियों का अपने देश में स्वागत किया, अपने देश में वेलकम किया, और हमने सहारा लिया किसका? ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का। क्योंकि ये समय वो आ चुका था कि अगर हम विश्व के साथ कंधे से कंधा नहीं मिला के चलते आगे तो हम लोग बहुत ही पीछे रह जाते। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? हमने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, FDI है, FI है, ऐसे कई सारे हमने काम किए, कदम उठाए, जिससे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। हमने टैक्सेस, है ना, जो इंपोर्ट के टैक्सेस हैं वो हम कम किए, है ना, कस्टम ड्यूटी घटाई, बहुत सारे हमने कदम उठाए जिससे विदेशी व्यापार, है ना, बाहर की कंपनियां भारत में आना स्टार्ट हो गई। अब फ़ायदा क्या है? बाहर की भाई कंपनी आएगी देश के अंदर तो वो टेक्नोलॉजी लाएगी, तकनीक लाएगी, इससे उसके साथ निवेश लाएगी, बहुत सारा पैसा निवेश के लिए आता है, और उससे ऑटोमेटिकली वो हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए वो मदद करता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण, अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन में, हमने क्या किया? तो, है ना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सो व्हाट वी डिड, increase of foreign trade, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाया। फॉरेन ट्रेड जितना तेज़ी से बढ़ा उतने ज़्यादा हमारे बिजनेसेस बढ़े, उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई और चीज़ें हमें सही ढंग से देखने को मिली। सो फॉरेन ट्रेड का भी बढ़ना यहाँ पर क्या था? ज़रूरी था। तो फॉरेन ट्रेड भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ा, ठीक है। तो उसमें भी हमने अच्छा किया, है ना। तो एक बार देख लीजिए, है ना। तो लिबरलाइजेशन, व्यापार की शर्तें आसान हो गई, बिजनेस नॉर्म्स ईजी हो गए। और ये एक चीज़ देखिएगा, अब ऐसा नहीं कि ये पॉलिसी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लाई थी तो कोई और इसको फॉलो नहीं करेगा, नहीं। ये हमारी 1991 के बाद से पूरी तरीके से हमारी यही अप्रोच रही है, और उसके बाद कोई भी सरकारें आई हैं, सभी की सरकारें जो है इसी मॉडल पर काम कर रही हैं। इवन अगर मोदी साहब की बात करें तो मोदी साहब भी आज की डेट में LPG मॉडल को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से उस पर काम भी करके हमें दिखा रहे हैं। जैसे मोदी साहब को अगर आप देखें तो लिबरलाइजेशन मतलब व्यापार की शर्तों को आसान करना। मोदी साहब बहुत तेजी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम कर रहे हैं। व्यापार कि बिजनेस को करने के लिए जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी बाधाएं हैं, उनको जो है सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो बिजनेस को और आसान बनाने के लिए व्यापार की शर्तों को काफ़ी तेज़ी से आसान कर रहे हैं। साथ ही साथ निजीकरण, ये तो मोदी साहब का फेवरेट है ना। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी को घटाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि भाई अब हम अपने पास केवल और केवल स्ट्रैटेजिक जो सेक्टर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा देश के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जो रणनीति वाले क्षेत्र हैं, स्ट्रैटेजिक सेक्टर हैं, उनमें 4 सेक्टर्स को हम अपने पास रखेंगे। उसी में से कुछ क्षेत्रों की कंपनियां हम अपने पास रखेंगे। बाकी सभी की सभी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी, अपनी स्टेक होल्डिंग घटाएगी, सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी और उनका जो है प्राइवेटाइजेशन करेगी। तो सरकार अब पूरी तरीके से फुल प्राइवेटाइजेशन, फुल निजीकरण प्राइवेटाइजेशन के मोड में है। बस कुछ सरकारी कंपनियां अपने पास रखने वाली है। तो एक बार स्ट्रैटेजिक सेक्टर क्या है उनके बारे में हम एक बार लिख लेते हैं। उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो करंट टाइम में जो
गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो गवर्नमेंट की रणनीति है, उसमें गवर्नमेंट बात करती है स्ट्रैटेजिक सेक्टर की, है ना। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास कौन से 4 ऐसे एरियाज हैं जहां पर है जिनको हम स्ट्रैटेजिक सेक्टर कहते हैं। स्ट्रैटेजिक सेक्टर, ये हमारे पास 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर है और इन्हीं 4 क्षेत्रों में ही कुछ सरकारी कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी, कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियां, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। अदरवाइज बाकी की सारी कंपनियों का हम करेंगे निजीकरण, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखिए रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, है ना, एटॉमिक एनर्जी हो गई, परमाणु ऊर्जा होगा, एटॉमिक एनर्जी हो गई। इसकी कुछ कंपनियां सरकार कह रही है कि हम अपने पास रखेंगे, है ना। तो रक्षा और स्पेस और अंतरिक्ष अनुसंधान ये सब महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ सरकारी कंपनियां होंगी। दूसरा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए, है ना, कम्युनिकेशन के लिए जो है कुछ कंपनियां हमारे पास रहेंगी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की कुछ कंपनियां। तीसरा, कम्युनिकेशन के साथ साथ कोल हो गया, माइनिंग हो गया, कोल माइनिंग पावर सेक्टर की कुछ कंपनियां सरकार कह रही है हम अपने पास रखेंगे, ठीक। और चौथा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। तो बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस और बीमा क्षेत्र की जो है कुछ कंपनियां सरकार अपने पास रखेगी। तो डिफेंस सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन और आईटी हो गया, कोल माइनिंग पावर हो गया, है ना, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। ये 4 ऐसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर हैं, ये 4 ऐसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर हैं जिनमें सरकारी कंपनियां सरकार अपने पास रखेगी। बाकी सभी के सभी क्षेत्रों में सरकार फुल प्रूफ प्राइवेटाइजेशन करेगी, पूर्णतया निजीकरण करेगी, है ना। लिखिए इसको 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना लिख लिया सभी ने, तो 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हमें जो है देखने को मिले, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हमें देखने को मिले जिसमें सरकार ने पूरी तरीके से कदम उठाया और यहाँ पर जो है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण वगैरह पर काम किया। अब इन सब से हमारे देश के हालात काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए। तो अब अगर अभी कोई क्वेश्चन पूछे मेरे से कि सर वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें हमारा थोड़ा झुकाव निजी क्षेत्रों की तरफ अधिक है। प्रेजेंट टाइम में इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन विच वी आर फोकसिंग मोर टूवर्ड्स अ प्राइवेटाइजेशन, जिसमें हमारा निजीकरण की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है। लेकिन निजीकरण में ध्यान रखिएगा, सरकार जो है चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख थोड़ा बहुत निजीकरण करेगी ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा सही तरीके से देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर हम एक स्टेटमेंट लिखना चाहें, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्तमान समय में वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें हमारा झुकाव
जिसमें हमारा झुकाव निजी क्षेत्रों की तरफ अधिक है। इसको अगर इंग्लिश में लिख लें तो प्रेजेंटली इंडियन इकोनॉमी is a mixed economy and our focus towards private sector is more. Presently, Indian economy is a mixed economy and our focus towards the private sector is more. वर्तमान समय में हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमारा फोकस जो है निजी क्षेत्रों की तरफ अधिक है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमारा फोकस जो है निजी क्षेत्रों की तरफ अधिक है। सो वी आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ हमारा फोकस ज़्यादा है, जिससे हमें एक बेटर जो है डेवलपमेंट जो है देखने को मिले। ठीक, तो ये बात हमने समझ ली कि ये हमने देखा कि ओपनिंग और क्लोज इकोनॉमी का नेचर हमने समझा। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किस पॉइंट पर हमने बात की। तो हमने देखा था एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, लिबरलाइजेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो है व्यापार की शर्तों को आसान करने के लिए अलग अलग सरकार रिफॉर्म्स लाती रहती है। जब व्यापार की शर्तें आसान होती हैं तो कोई भी बंदा अपना काम शुरू करेगा, कोई अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और उसके थ्रू वहाँ पर काम हो पाएगा। ठीक है, तो व्यापार की शर्तें आसान करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे देश में अगर आप देखें तो बिजनेस, देखिए मैं अगर इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता हूँ या इंडिया में अगर बिजनेस करना चाहता हूँ, इंडिया का ही हूँ, तो मेरे को बिजनेस में दिक्कत क्या आ रही है? मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि यार मेरे को दिल्ली से मुंबई अगर माल भेजना है और अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं अच्छी है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें अच्छी नहीं है ना, यातायात की सुविधा मतलब ट्रांसपोर्टेशन मालवाहक जो फ्रेट कॉरिडोर की ट्रेन है वो अच्छी नहीं है ना, तो लॉजिस्टिक की सुविधा अगर अच्छी नहीं है तो अपने को दिक्कत आएगी, है ना। उससे दिक्कत क्या आएगी, जो मेरा माल दिल्ली से मुंबई एक दिन में पहुंच जाना चाहिए तो पता चला 2 दिन में पहुंच रहा है। इसके अलावा जो है जो मेरी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ जाता है, तो उससे भी इकोनॉमी पर बर्डन आता है। तो सरकार को जो है बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है और थैंक्स टू गवर्नमेंट की गवर्नमेंट उस पर बहुत तेजी से फोकस कर रही है। पिछले 7-8 सालों में देखा होगा आपने, गवर्नमेंट ने कैपेक्स है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत बड़े तौर पर बढ़ा दिया है, जिससे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सरकार ने गति शक्ति मिशन भी लॉन्च किया है। गति शक्ति मिशन से हमारा मकसद ये है कि जो भी हमारे जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को जो है सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में एक अच्छे तरीके से एक समन्वय, एक बैलेंस मेंटेन किया सके। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर के पास मान लेते बहुत ही बेहतरीन रोड है, बहुत ही अच्छी सी रोड है ना, और जो है कुछ दिन बाद उसमें कोई आया और पता चला वो गैस डिपार्टमेंट की तरफ से है, पाइपलाइन डिपार्टमेंट की तरफ से है, और वो सड़क खोद करके उसमें से पाइप डालने लगा। तो हमने बोला यार कि तुम्हें पहले नहीं पता था यार, तो पहले तुम पाइप ही डाल लेते, बाद में सड़क बन जाती है ना। दोनों लोग आपस डिपार्टमेंट बात कर लेते, है ना। पता चला सड़क बना रहे हैं, आधी सड़क बनी, पता चला इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाला गया कि इधर से सड़क तो बननी ही नहीं है, इधर सड़क नहीं बना सकते। तो पॉइंट इज दैट जो डिपार्टमेंट्स है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, मंत्रालय हैं, उनके बीच में गैप था, उनके बीच में अच्छे से समन्वय नहीं था, सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। तो उनके बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने गति शक्ति मिशन, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। उसमें कोई भी डिपार्टमेंट आज की डेट में कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करा है तो सभी डिपार्टमेंट्स को जो है, कंसर्न डिपार्टमेंट जितने हैं सबके पास उनकी इसकी इंफॉर्मेशन है। इवन हर मिनिस्ट्री का कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का जो अधिकारी है, जो ऑफिसर है, वो आपस में कैबिनेट रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, वो आपस में टच में रहेंगे रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे देश का टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, रिसोर्सेज भी बचेगा, और जो चीज़ें हैं वो हम उनको टाइमली जो है पूरा तरीके से प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने नई लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च की है, जिससे हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक
के सिस्टम को इम्प्रूव किया सके, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट घटाई जा सके, और उसके बीच में जो बहुत सारे पेपर वर्क्स करने होते हैं उन पेपर वर्क्स को हम रिड्यूस कर सकें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही सारी चीज़ें काम हो सकें, है ना, मिनिमम इंटरफेरेंस हो, है ना, सरकार का हस्तक्षेप मिनिमम हो और मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल जाए। तो ये हमने देखा। दूसरी तरफ सरकार निजीकरण पर, प्राइवेटाइजेशन पर फोकस कर रही है। निजीकरण में आपने देखा हो तो सरकार बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को इंप्रूव किया सके। आजकल आपने देखा होगा कि रेलवेज के लिए जो है सरकार बहुत तेजी से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हमें डेवलप करके दे रही है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार की जेब में इतना पैसा है कि सरकार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का डेवलप कर सकती है? आंसर है नहीं है। इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम सभी स्टेशन का रेनोवेशन बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। अब उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो उसके लिए फंडिंग के लिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का सहारा लिया और रेलवेज के प्रोजेक्ट्स में पीपीपी मॉडल पर काम करना स्टार्ट किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए प्राइवेट कंपनियों का सहारा लिया जा रहा है और प्राइवेट कंपनीज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करके दे रही हैं। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, आपका दिल खुश हो जाता है कि क्या बेहतरीन सर्विसेज मिल रही हैं, है ना, और वो भी पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर काम करती हैं, उस मॉडल पर वो आधारित है, उस पर वो बना हुआ है। लेकिन अगर मैं यही आपसे ये कह दूं कि आज आप अगर दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हो तो आपको 500 रुपये टिकट का किराया देना पड़ेगा। जो टिकट का दाम है, जो फेयर प्राइस है, वो 500 रुपये होगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं सर, फिर तो बेकार है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करे, सरकार निजीकरण करे, सरकार निजी कंपनियों का सहारा ले, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि आम जनता पर, जो एक कॉमन पीपल है, जो एक कॉमन जो है एक आम आदमी जो है, उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए। तो सरकार के पास प्राइसिंग पावर जरूर होनी चाहिए, सरकार के पास कीमतों को निर्धारित करने की वहाँ पर शक्ति होनी चाहिए। ऐसा ना हो सरकार सारी चीज़ें फ्री ऑफ कंट्रोल छोड़ दे केवल निजी क्षेत्रों के हाथों में। तो निजी क्षेत्र के हाथों में अगर सब कुछ छोड़ देती है तो दिक्कत वही होगी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमी थी। मैंने आपको बताया भी था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का तो बेहतरीन उपयोग होगा, बट द पॉइंट इज दैट समस्या किसको आएगी? जो एक आम जनता है, क्योंकि लोगों के भले के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम नहीं करेंगे। आपको ट्रेन तो बहुत अच्छी चलती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन उसका किराया 2000 रुपये होगा, फ्लाइट के टिकट के बराबर का होगा। फिर उसमें आम आदमी कहाँ से उसको अफोर्ड कर पाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए, निजीकरण करिए, प्राइवेट कंपनियों को सहारा भी लिए, सब कुछ करिए, बट द पॉइंट इज दैट प्राइस को कंट्रोल करिए। प्राइसिंग कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का कंट्रोल लूज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे प्राइवेटाइजेशन में हमने पढ़ा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ओपन इकोनॉमी होती है ना, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था होती है। नोबडी इज हैविंग कंट्रोल ऑन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। निजी क्षेत्रों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये हम नहीं चाहते। आप प्राइवेटाइजेशन करिए, आप पीपीपी मॉडल पर काम करिए, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के लोगों को मिलकर काम करने दीजिए, लेकिन जो उसमें कंट्रोल है वो सरकार का भी होना चाहिए। तो दिल्ली मेट्रो में अगर आप जाते हैं तो किराया आपका मैक्सिमम से 100, 150, 200 रुपए तक लगता है, तो ठीक है, दैट्स ओके। बट अगर 500, 1000 रुपए चला गया, दैट्स नॉट ओके, फिर प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए निजीकरण इंपॉर्टेंट है, बट इन अ कंट्रोल मैनर, इन अ लिमिटेड कंटेक्स्ट। नहीं तो आपको जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमी थी वो आपको देखने को मिलेगी, एंड दैट वी डोंट वांट, और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन, है ना, और जिसको हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का सबसे अच्छा मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जिसको अक्सर आप सुनते हुए, आपको अक्सर जो है सुनते हुए आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है एफडीआई। एफडीआई आपने काफ़ी बार सुना होगा, मैं आपको इसके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताता हूँ, है ना। एफडीआई, एफडीआई को हम लोग फ्रेंड्स नाम देते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको क्या नाम दिया जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वी बेसिकली इनवाइट फॉरेन कंपनीज टू बेसिकली कम विद इन इंडिया एंड डू इन्वेस्टमेंट, है ना। विदेशी कंपनियों को हम भारत में आमंत्रित करते हैं कि ठीक है भाई, आओ भारत के अंदर बिजनेस करो, भारत के अंदर व्यापार करो। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस एग्जांपल से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि एफडीआई का फायदा क्या होता है, एफडीआई का नुकसान क्या होता है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्पल के थ्रू ही हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से बैठ जाए। ठीक, देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे लेट्स सपोज दिस इज एप्पल कंपनी। ये एप्पल की कंपनी जो कि यूएसए में है, वी नो एवरीवन।
है ना, ये खाने वाला एप्पल नहीं, ये वो कटा हुआ सेब है ये। ठीक, चलिए हम एप्पल की कंपनी को इंडिया में इनवाइट करते हैं कि भाई आ जाओ भारत में, आओ बिजनेस करो। ठीक है, तो क्या हुआ है, एप्पल की कंपनी आई है इंडिया में, ठीक है, और एप्पल की कंपनी आके इंडिया में बिजनेस करती है। तो एप्पल की कंपनी आके इंडिया में बिजनेस कर रही है। ठीक, एप्पल की कंपनी जब आके इंडिया में बिजनेस करती है तो उसके लिए होता क्या है, जिस जगह पर, जैसे आपने देखा हो चेन्नई में इसने अपना प्लांट सेटअप किया, तो जिस जगह पर ये कंपनी अपना प्लांट लगाएगी, शहर के बीचों बीच तो लगाएगी नहीं, शहर के कहीं बाहर क्षेत्रों में लगाएगी। तो जिस एरिया में कंपनी प्लांट लगाएगी उस एरिया में सड़कें वगैरह आपको बनती हुई देखने को मिलेंगी, बिजली के खंभे वगैरह खींचे जाएंगे, है ना। कंपनी आएगी, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, आसपास के लोग अपना थोड़ा बड़ा काम शुरू कर पाएंगे। तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो होती है जब कोई बाहर की कंपनी आपके देश में आएगी, तो सबसे पहला आपको देती है डेवलपमेंट, है ना। आपको उस क्षेत्र का विकास होता हुआ देखने को मिलता है, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है और उस एरिया की इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती है, उस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास आपको देखने को मिलेगा। चलिए, डेवलपमेंट हो गया, है ना। तो पहले चीज़ हमें देखने को मिलता है, जिस क्षेत्र में कंपनी सेटअप होगी उस क्षेत्र का होगा क्या, विकास, डेवलपमेंट होगा। ठीक, ओके। अब कंपनी जो है यहाँ पर जब काम करेगी तो ऐसा नहीं हवाई जहाज़ में अमेरिका से एम्प्लॉय भर के लाएगी, नहीं भाई, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, यहाँ के लोगों को काम पर रखेगी। टॉप मैनेजमेंट या जो मेन जो बंदे हैं वो हो सकते हैं कंपनी के, लेकिन बाकी सारे बंदे हमारे देश के होंगे, उनको काम मिलेगा यहाँ पर। तो हमारे देश के लोगों को मिलता है एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट, या फिर अगर मैं कह दूँ रोजगार, है ना। तो ये कंपनी यहाँ पर आके सेटअप होगी तो भाई हमें रोजगार भी मिलेगा। ठीक, चलिए, तो डेवलपमेंट भी हो रहा, रोजगार भी मिल रहा है। कंपनी यहाँ पर पैसे कमाएगी तो हमारी सरकार को टैक्स पे देगी, तो हमारी सरकार टैक्स छोड़ रही है, भाई हमारी सरकार को टैक्स भी मिलेगा, कर भी हमें मिलेगा, विल कलेक्ट टैक्स, हमें टैक्स का भी पैसा मिलेगा। ओके, जब एप्पल वहाँ से अमेरिका में 100 रुपये का ही मोबाइल बना के भेजता था इंडिया में, तो आके 150 रुपये का बिकता था, मतलब सामान महंगा हो जाता था। जब हमारे देश में बनेगा और यहीं बिकेगा, जब हम यहीं बनाएंगे और यहीं बेचेंगे, तो हमें थोड़ा सस्ते दाम पे मिलेगा। तो प्रोडक्ट भी कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा चीप कॉस्ट पर, थोड़ा सा सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। अब सवाल मेरा ये है फ्रेंड्स, इतने सारे फायदे आपको देखने को मिल रहे हैं, आप उस कंपनी से रोजगार भी ले रहे हो, है ना, उससे डेवलपमेंट भी करा रहे हो, टैक्स भी ले रहे हो, सामान भी सस्ता ले रहे हो। सवाल ये उठता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द एप्पल? एप्पल का क्या फायदा है जो इंडिया में आई है? ये तो भाई सब आपका फायदा है, ये तो सब आपका भला हो रहा है। और सीधी सी बात है, कोई आपके भले के लिए यहाँ नहीं आएगा, उसका भी भला होना चाहिए। उसका क्या फायदा है, सोचिए थोड़ा सा, उसका क्या फायदा है? हमारा तो फायदा ही फायदा है। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। अगर कोई कहता है एफडीआई का क्या फायदा है, सारे फायदे आप गिना दीजिए, क्या ये सारे फायदे हमें देखने को मिल रहे हैं? विद दीज आर द एडवांटेजेस, है ना। डेवलपमेंट होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, है ना। आपके टैक्स का कलेक्शंस, आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है, चीज़ें आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में सस्ते दामों में मिलती हैं। ठीक, अब चलिए सवाल उठता है एप्पल क्यों आया है। ध्यान से सुनिएगा, एप्पल क्यों आया है। अब हम उसके फायदे की बात करते हैं, अपने फायदे की तो बात हमने कर ली, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द एप्पल? एप्पल यहाँ क्यों आया? देखिए, अमेरिका में है क्या, 10 में से 9 लोगों के पास एप्पल है, मतलब 100% में से 90%, 99% लोगों के पास एप्पल, 10 में से 9 लोग एप्पल फ़ोन चलाते हैं, है ना। या 90% जो है लोग एप्पल चलाते हैं, 1% लोगों को उसको फ़ोन बेचना है यूएस के अंदर, और उसमें भी बहुत सारी कंपनियां, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, भारत के अंदर उल्टा है। भारत के अंदर जब एप्पल देखता है तो एप्पल देखता है यार मेरा फ़ोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत के अंदर या 10 में से केवल 1-2 लोग जो है एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं। मतलब मान लेते हैं 10% लोग यूज़ करते हैं, 90% का यहाँ बड़ा मार्केट है। अब एप्पल सोचता है यार मेरा फ़ोन इतना अच्छा बिक क्यों नहीं रहा, तो वो देखता है कि यार मैं तो 100 का बेचता हूँ यहाँ से, 100 रुपये का यहाँ से भेजता हूँ, लेकिन इंडिया में जाते जाते यार ये महंगा हो जाता है 150 रुपये, क्योंकि बीच में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, यातायात का खर्चा लगा, किराया भाड़ा लगा, फिर हमारी सरकार ने उस पर टैक्स चिपका दिया तो महंगा हो गया। भारत में ही बनेगा, भारत में ही बिकेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन, माल ढुलाई, ये सब खर्चे कम हो जाएंगे, टैक्स भी थोड़ा कम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर सस्ता जो है दाम पर बिक जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ सस्ता लेबर है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती होगी, सस्ता लेबर है, वो भी हमारा फायदा होगा। अब लेबर सस्ता है, चीप कॉस्ट पर लेबर मिल रहा है, अफोर्डेबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो एप्पल की सेल बहुत बढ़ेगी। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। देखिए, दुनिया में किसी भी कंपनी के सक्सेस होने के पीछे 2 चीज़ों का सहारा होना चाहिए, या किसी भी देश के सफल होने के लिए 2 चीज़ों का सहारा होना चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए।
एक तो देश के अंदर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, उत्पादन क्षमता होनी चाहिए आपके देश के अंदर, प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको खरीदने के लिए उपभोक्ता भी चाहिए। तो भारत हालांकि आज की डेट में दुनिया का, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोड्यूसर तो नहीं, हम दुनिया के सबसे बड़े निर्माता देश तो नहीं है, प्रोड्यूसर कंट्री तो नहीं है, हाँ, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर कंट्रीज में से एक हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश की अगर हम बात करें तो उसमें हम टॉप 3 में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। तो इसीलिए दुनिया के सभी देश को भारत की तरफ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। और दूसरी चीज़, यंगस्टर्स, यूथ, एक युवा कंट्री है, तो लेबर भी आपको सस्ते दाम में मिलेगा। जैसे आज से 20 साल पहले चाइना में काफ़ी यूथ फुल पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, चाइना में काफ़ी युवा लोग थे, तो दुनिया भर की सभी कंपनियों ने चाइना की तरफ रुख किया और चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना। चाइना ने भी उसका बहुत फ़ायदा उठाया। ऐसा ही मौका आज की डेट में हमारे पास है। जो चाइना ने आज 20 साल पहले किया, वही आज हम अगर अगले 10 साल 20 साल अगर हम करते हैं अपने अमृत काल में, आपको पता अगले 25 साल हमारे लिए अमृत काल हैं, तो वो अगर हम करते हैं तो हमें विकसित देश बनने से फिलहाल कोई नहीं रोक सकता। तो अमेरिका, एप्पल का मतलब उस कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उसको बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा, उसको बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट मिलेगा। तो एप्पल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देखा जाए, इसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको लेबर जो है ना, इसको जो लेबर है, लेबर कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी, इसको सस्ता लेबर मिलेगा। और इसका क्या फ़ायदा होगा, है ना, इसकी सेल बढ़ेगी, इसकी लेबर कॉस्ट जो है कम हो जाएगी, साथ ही साथ इसका जो है बिजनेस एक्सपेंड करेगा, इसका जो है बिजनेस भी क्या करेगा, एक्सपेंशन होगा। इसका बिजनेस भी एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा, बिजनेस का साइज बढ़ेगा, है ना। अलग अलग कंट्रीज में जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों के फायदे आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, देखिए इसमें कोई डाउट हो पूछिए, कि मैंने आपको यहाँ पर फायदे बताए कि दोनों में आपको क्या एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो सेल बढ़ेगी, लेबर कॉस्ट भी सस्ती होगी, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, बिजनेस में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा इसका, है ना। सेल भी काफ़ी इसकी बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेगी, तो उसके काफ़ी फायदे उसको मिलेंगे। नुकसान क्या होगा? अच्छा, हमारे दृष्टिकोण से हमारा नुकसान क्या हो सकता है? हमारा नुकसान ये हो सकता है ना, हमारे साथ देखिए दिक्कत क्या हो सकती है। हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है, हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इनको फेस करना पड़ता लॉस। हमारी डोमेस्टिक कंपनी, जो घरेलू कंपनियां हैं, उनका घाटा होगा। आप देखिए हमारे देश में जब हमने एफडीआई को लागू किया और दुनिया भर की चाइनीज़ कंपनीज है ना, ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, एप्पल है, ये सब दुनिया भर की, वन प्लस वगैरह, ऐसे दुनिया भर की कंपनीज हमारे देश में आ गई। तो हमारी खुद की देसी कंपनियां थी, लावा था, स्पाइस था, कार्बन था, ऐसे मोटो, माइक्रोमैक्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे जो बढ़ती हुई कंपनियां थी मोबाइल की, सब खत्म हो गई, खत्म है, फिनिश, कुछ बचा नहीं उसमें। तो घरेलू कंपनियों को आपको डैमेज देखने को मिलेगा। आपकी घरेलू आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, आपकी जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो घरेलू कंपनी है, जो घरेलू है, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप एफडीआई के थ्रू कंपनियों को देश के अंदर लाएं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका डोमेस्टिक मार्केट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो। आपको घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए इनको टैक्स में छूट देनी है, इनकी मदद करनी है, इनको पैसे देना है, कुछ भी हो, उसके लिए बिल्कुल काम करिए। दूसरा बहुत बड़ा कंसर्न होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बोले तो पर्यावरण, पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है इसके लिए। इन्वायरमेंट क्यों एक बड़ा कंसर्न है? इन्वायरमेंट क्यों एक बड़ा कंसर्न है? जब बाहर के देश की कंपनी आते हैं तो धड़ल्ले से, अगर हमने उन पर सही तरीके से नियंत्रण नहीं रखा, तो धड़ल्ले से हमारे रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका दोहन करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो कई बार वो चूंकि दूसरे देश में है तो वो इन्वायरमेंट का उतना ध्यान नहीं रखते, पर्यावरण के जो है वहाँ पर चीज़ें जो है सही तरीके से नहीं करते, तो इन्वायरमेंट का एक कंसर्न बना रहता है, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटी। अगर आपने ऐसे क्षेत्रों में जो है विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, जो कि रक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देश की सुरक्षा भी, देश की सिक्योरिटी भी जो है वो भी खतरे में पड़ सकती है ना। अब जैसे पता चला, आपने बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियों को भारत में बुला लिया, पता चला वो भारत का डेटा चोरी कर करके, और पता चला चाइना में बेच रहे हैं, बाहर विदेशों में बेच रहे हैं, भारत के लोगों के आधार कार्ड की डिटेल्स, केवाईसी की डिटेल बाहर दुनिया भर में बेची जा रही है। तो एक खतरा रहता है, एक सिक्योरिटी थ्रेट रहता है।
सुरक्षा को भी आपको ध्यान में रखना है। सो मेक इट क्लियर दैट जो भी कंपनी आए, आपकी जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी आपके नियम कानून हैं, उन सभी नियम कानूनों को सही तरीके से फॉलो किया जाए। और वो नियम कानून अगर सही तरीके से फॉलो होंगे तो डेफिनेटली हम इन घरेलू कंपनियों को भी जो है बचा पाएंगे, साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख पाएंगे, और जो हमारे सिक्योरिटी जो थ्रेट है, जो सिक्योरिटीज़ वगैरह है, सिक्योरिटी का कंसर्न है, उसको भी हम मिटिगेट कर पाएंगे, उसको भी यूटिलाइज कर पाएंगे अच्छे से। तो ये आपको मैंने बताया एफडीआई के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के फायदे नुकसान वगैरह। हमारा एक चैप्टर है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड का चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। तो ये था फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है आज। ठीक, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।